2023 में आप सभी का स्वागत है। साल के बदलने से वक्त नहीं बदलता, वक्त बदलने के लिए चाहिए पैशन। किसी भी काम को करने का जुनून आपसे वो करवा सकता है जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता। ये नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, सिर्फ ये उम्मीद करना काफी नहीं है। उन खुशियों में, आपके सपनों में आप अपनी पसंद के रंग भर सके, इसके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। नोटबुक और पेन कहाँ हैं आपके? यही तो मेहनत है कि आज आप ये सभी क्वेश्चंस मेरे साथ अपनी नोटबुक में करेंगे। ओके, वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11 सेट जनवरी 2020 का पेपर। 1.5 आवर का ये पेपर 40 मार्क्स का है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 1 मार्क के, 9 to 14 2 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 4 मार्क्स के हैं और लास्ट के 2 क्वेश्चंस 6 मार्क्स के हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है। लिमिट x टेंड्स टू 3 x इंटू एक्स प्लस 1। लिमिट के क्वेश्चन करने का सबसे फर्स्ट मेथड यही है कि लिमिट जिसे टेंड कर रही है आप उस वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर दें, यानी x के प्लेस पर 3 इंटू 3 प्लस 1। 3 प्लस 1 की वैल्यू 4 और 3 4 जा 12। ओके, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। दैट्स इट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। जब भी आपको किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, हमेशा उसे y या फिर fx मान लीजिए। नाउ डेरिवेटिव f डैश x लिख सकते हैं या dy बाय dx। साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। एट x इज इक्वल टू 0 का ये मतलब है फंक्शन के डेरिवेटिव के बाद जहां जहां x है वहां 0 पुट करना है। एट x इज इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस 0 और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। किसी भी स्टेटमेंट की नेगेशन लिखने का ये मतलब है अगर उस स्टेटमेंट में नोट है तो उसे हटा दिया जाना चाहिए और अगर नोट नहीं है तो उसे लगा दिया जाना चाहिए। यानी इस स्टेटमेंट की नेगेशन का ये मतलब है यहां से आप नोट को हटा देंगे। अगर इस स्टेटमेंट को P मान लिया जाए तो नेगेशन P ये लिखा जाएगा, ऑल ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। किसी भी स्टेटमेंट का कन्वर्स लिखने के लिए लास्ट वाली स्टेटमेंट को पहले लिख दिया जाता है और पहले वाली स्टेटमेंट को बाद में। स्टेटमेंट है इफ ए नंबर n इज इवन देन n स्क्वायर इज इवन। इस स्टेटमेंट का कन्वर्स ये बनेगा इफ ए नंबर n स्क्वायर इज इवन। ये इधर लिख दिया आपने, देन n इज इवन को बाद में लिख देंगे। बस ये स्टेटमेंट का कन्वर्स है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स का मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप 3 के 10 मल्टीपल्स लिखेंगे, यानी 3 का टेबल। 3 5 जा 15, और 3 10 जा 30। मीन का क्या रूल होता है, सारी टर्म्स का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ये कितने मल्टीपल हैं 10, इसलिए आप किससे डिवाइड करेंगे 10 से। अब इन सभी नंबर्स को ऐड करना है।
इन नंबर्स को ऐड करने के लिए आप एपी के रूल का भी यूज कर सकते हैं। एपी का रूल क्या होता है? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, क्योंकि ये 10 टर्म्स हैं इसलिए n की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म 3 और लास्ट टर्म 30। थर्टी प्लस 3 33 और 2 से 10 कैंसिल होगा तो 5 आ जाएगा। 5 2 जा 33, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, यानी इन सभी नंबर्स का सम है 165। और 165 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 16.5 आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का सिर्फ फॉर्मूला लिखना है जो बिल्कुल सिंपल होता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को COV से भी डिनोट किया जाता है। रूल होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या लिखते हैं? सिग्मा, मीन होता है x बार मल्टीप्लाई 100। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 coins are tossed, describe 2 events which are not mutually exclusive। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने का क्या मतलब होता है? 2 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं अगर उनका इंटरसेक्शन फाई आ जाए, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में बताना है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी इंटरसेक्शन फाई नहीं होना चाहिए। नोट का मतलब ये है, जब 3 कॉइन टॉस किए जाते हैं तो सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट्स आते हैं। कौन कौन से? कॉइन को टॉस करके वैल्यू कैसे ढूंढी जाती है? इसका एक फॉर्मूला होता है 2n। अगर 3 कॉइन है तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी और 2 की पावर 3 यानी 8। सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट्स आएंगे और वो 8 एलिमेंट्स कॉइन के केस में कैसे लिखे जाते हैं? इसके लिए आप पहले 8 का हाफ कर दीजिए। 8 का हाफ 4, यानी 4 हेड और 4 टेल को आप ऐसे लिख लीजिए। अब 4 का हाफ होता है 2, यानी 2 टाइम्स हेड लिखेंगे, 2 टाइम्स टेल, अगेन 2 टाइम्स हेड और अगेन 2 टाइम्स टेल। अब 2 का हाफ 1 होता है, यानी हेड टेल हेड टेल, और इसी के साथ 8 एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, यानी HHH HHT। इस तरह से ये आप 8 के 8 लिख सकते हैं। HTH HTT THH THT TTH और TTT। अब यहां से हमें 2 इवेंट लेनी है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो। पहली इवेंट आप मान लीजिए गेटिंग 3 हेड्स। अब इन इवेंट्स में सिर्फ एक इवेंट ऐसी है जिसमें 3 हेड आते हैं, वो ये। सेकेंड इवेंट आप मान लीजिए गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 3 हेड्स भी हो सकते हैं, यानी इस इवेंट में कौन कौन सी टर्म्स आएंगी? जिनके अंदर 2 हेड्स हैं वो तो आएंगी ही आएंगी, और 3 हेड वाली टर्म भी आएगी। HHT, ये HTH और THH। अब अगर आप A और B में इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास 5 नहीं आएगा। इस केस में A इंटरसेक्शन B की वैल्यू आएगी HHH। इंटरसेक्शन का मतलब होता है
दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होता है, और यहां कॉमन एलिमेंट कौन है? HH, इसमें भी है, इसलिए इंटरसेक्शन में HHH आ जाएगा, यानी A इंटरसेक्शन B फाई नहीं हुआ. सो इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. A coin is tossed twice. What is the probability that at least one tail occur? जब एक कॉइन को दो बार टॉस किया जाता है तब सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट्स आते हैं. कैसे? अभी रूल हमने बताया है 2n. कॉइन को दो बार टॉस किया यानी n की वैल्यू 2 हो गई और 2 का स्क्वायर 4 होता है. 4 इवेंट्स बनेंगी HH, HT, TH और TT. हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग एट लीस्ट वन टेल. ए इवेंट को आप मान लीजिए गेटिंग एट लीस्ट वन टेल. तो प्रोबेबिलिटी का रूल होता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम्स इन चारों में से जितनों में कम से कम एक टेल है या उससे ज्यादा वो सारे ए के फेवर में है, यानी HT, TH और TT. सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स हैं 4, यानी टोटल आउटकम्स 4 और फेवरेबल आउटकम्स 3. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 3/4. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Evaluate limit x tends to 0 sin 4x divided by sin 2x. ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है. देखिए कैसे. लिमिट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, sin 4x और ये sin 2x. इस क्वेश्चन में हम लिमिट का एक रूल यूज करने वाले हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू 1 होती है, यानी साइन के साथ जो टर्म है वो टर्म टोटल 3 जगह होनी चाहिए, तो लिमिट की वैल्यू 1 हो जाएगी. अब देखिए यहां पर साइन के साथ कौन है? 4x, इसलिए इस टर्म को हम 4x से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई भी. सिमिलरली यहां डिनोमिनेटर में 2x है, 2x से आपने डिवाइड करना है और 2x से मल्टीप्लाई. ठीक है. यहां लिखा हुआ है सिर्फ x और हमें क्या चाहिए? 4x. बोथ साइड आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में 4x लिखा जा सकता है और 4 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 ही आएगा. सिमिलरली यहां पर आप 2 लिख सकते हैं. ओके. अब ये रूल अप्लाई करने के बाद इस लिमिट की वैल्यू 1 हो जाएगी, इस लिमिट की वैल्यू भी 1 हो जाएगी. x से x कैंसिल हो जाएगा. 4/2, 2 2 जा 4. So 2 is required answer. Now next question. Find the derivative of 2 tan x minus 7 secant x. फंक्शन को आपने y मानना है और y का डेरिवेटिव dy/dx. tan का डेरिवेटिव होता है secant square x. 2 as it is. tan x का डेरिवेटिव secant square x minus 7 as it is. secant x का डेरिवेटिव होता है secant x into tan x, जो आप यहां लिखेंगे, which is required answer. Okay. Now next question. Identify the type of ore used in the following statement. Give reasons for your answer. Statement है 2 lines intersect at a point or are parallel. और 2 टाइप का होता है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव. एक्सक्लूसिव. A rectangle is a polygon or a parallelogram.
A rectangle is a polygon or a parallelogram. ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल को आप पॉलीगन भी कह सकते हैं और पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। ये दोनों बातें एक साथ एक ही टाइम पर ट्रू हो सकती हैं। तो दिस टाइप ऑफ और इज इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का एग्जांपल देखिए, एन इंटीजर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या कोई इंटीजर एक साथ एक ही टाइम पर पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी हो सकता है? नहीं। तो दिस टाइप ऑफ और इज एक्सक्लूसिव, यानी दोनों बातों में से अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात ट्रू हो सकती हो तो एक्सक्लूसिव, और अगर दोनों बातें एक साथ एक ही टाइम पर ट्रू हो सकती हो तब और इंक्लूसिव होता है। गिवन स्टेटमेंट देखिए, टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और आर पैरेलल। क्या ये दोनों कंडीशंस एक साथ ट्रू हो सकती हैं कि लाइन इंटरसेक्ट भी करें और पैरेलल भी हो? नहीं, दोनों बातें एक साथ ट्रू नहीं हो सकती। तो दिस टाइप ऑफ और इज एक्सक्लूसिव और। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले मीडियन फाइंड करनी है, और मीडियन फाइंड करने के लिए इन सभी नंबर्स को पहले आप ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे छोटा नंबर 3 दो बार आ चुका है, 4 5 7 9 10 12 18 19 और 21। ओके, अब आप इन्हें काउंट करेंगे। 11 कैसा नंबर है? ओड। और जब नंबर ओड होते हैं तो मीडियन कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है? n+1/2th टर्म। n की वैल्यू आप यहां 11 लिखिए, 11 में 1 ऐड करेंगे 12 आएगा, और 12/2 यानी सिक्स्थ टर्म मीडियन है। ओके, इस क्वेश्चन में मीडियन 9 है और अब हमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट करनी है। इसके लिए आप इन सभी नंबर्स को ऐसे लिखेंगे, 3 ये आपका xi है, 9 5 3 12 10 18 4 7 19 और 21। एक कॉलम बनेगा xi माइनस मीडियन के मोड का, यानी xi माइनस मीडियन मोडुलस इसलिए लगाया है कि कोई भी वैल्यू माइनस की नहीं आएगी। और इस बात से हमें क्या फायदा हो जाएगा? हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर डायरेक्ट माइनस कर देंगे। यहां लिखा जाना चाहिए 3 - 9, जिसकी वैल्यू -6 आएगी और मोड की वजह से माइनस गायब हो जाएगा। लेकिन अब हम इस सब्ट्रैक्शन को डायरेक्ट करने वाले हैं। 9 - 9 0, 9 - 5 4, 9 - 3 6। अब 9 - 12 नहीं, 12 - 9 आप लिखेंगे 3, 10 - 9 1, 18 - 9 9। अब 9 - 4 यानी 5, 9 - 7 2, 19 - 9 10। ओके, और 21 - 9 12।
इन सभी नंबर्स का सम करना है अब आपको। $58। नाउ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, इसका फॉर्मूला होता है समेशन xi माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय n, और ये सम आया है 58। n की वैल्यू 11 हो चुकी है, पहले ही आ चुकी है। अब आप इसे 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 11 5 जा 55, 3 डेसिमल 0, 11 2 जा 22, 8 और 11 7 जा 77। तो मेन डेविएशन अबाउट मीडियन की वैल्यू आ गई 5.27। Now next question, if 2 by 11 is the probability of an event, what is the probability of the event not A? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। P of A की वैल्यू 2 by 11 और P of not A की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको 1 में से PA की वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, यानी 1 माइनस 2 बाई 11। 11 1 जा 11 और 11 माइनस 2 9 बाई 11, which is required answer. Now next question. Find the probability that a hand of 7 cards is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. It contain 3 kings. अगर 52 कार्ड्स में से 7 कार्ड्स निकाले जाएं तो उनमें से 3 किंग हो, इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। टोटल कार्ड्स 52, 7 कार्ड्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स, 52C7 वेज। 52 कार्ड्स में से 7 कार्ड्स निकालने के 52C7 वेज होते हैं। टोटल किंग्स 4 होते हैं, और क्योंकि हमें 3 किंग्स चाहिए तो आप लिखेंगे 3 कार्ड्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 4 किंग्स। इनफैक्ट यहां लिखा जाना चाहिए 3 किंग्स, 4C3 वेज। अगर 48 में से 4 कार्ड्स अगर 52 में से 4 कार्ड्स निकाल लिए गए हैं तो 48 कार्ड्स बचते हैं, यानी हमें यहां पर 7 कार्ड्स चाहिए थे जिसमें से 3 किंग आ चुके हैं। कितने बचे? 4। नाउ 4 कार्ड्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 48 कार्ड्स इन 48C4 वेज। क्योंकि हमें 3 किंग भी चाहिए और 4 जो आपने अलग से कार्ड निकाले हैं उनकी भी जरूरत है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के लिए आप क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 4 कार्ड्स ये वाले, 3 कार्ड्स ये वाले, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेज, यानी 52C7। अब ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखिए ध्यान से। C4, 4C3, 52C7। 48C4 का ये मतलब है कि आप 48 से लेस करते हुए तब तक लिखते चले जाएं जब तक काउंटिंग में 4 नंबर्स ना आ जाएं, 1 2 3 4। ओके, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 3 2 1।
ये 47 है यहाँ। नाउ 4 से 3 का क्या मतलब है? 4 से स्टार्ट करते हुए आपको तब तक जाना है तब तक काउंटिंग में 3 नंबर्स ना हो जाए। 4 3 2 यानी 1 2 3 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल। 52C7 का मतलब है, आप 52 लिखिए, 51 50 और कब तक लिखते चले जाइए? जब तक काउंटिंग में 7 नंबर्स ना हो जाएं। 49 48 47 46। अब ये 7 नंबर्स हो गए, डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। 7 6 5 4 3 2 1। ओके, अब आपको इसे कैंसिल करना है। देखिए ध्यान से कैसे। इस न्यूमरेटर का ये डिनोमिनेटर है और इस वाले डिनोमिनेटर का ये डिनोमिनेटर है, यानी डिवाइड के नीचे वाली टर्म्स दोनों जगह से कैंसिल हो जाएंगी। न्यूमरेटर में देखिए 48 47 46, 48 47 46। ओके, 3 2 1 से ये कैंसिल हो जाएगा। और कौन सी टर्म आप कैंसिल कर सकते हैं? पहले आप जो बच गया उसे लिख लीजिए, 45 4। इस न्यूमरेटर में से सिर्फ ये 2 टर्म्स बची हैं। डिनोमिनेटर में देखिए 52 51 50 और 49, ये टर्म्स यहां से लिख दी गई। और डिवाइड के नीचे जब भी डिवाइड का साइन होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 765 को आप यहां लिखेंगे। अब आपको ये सारी टर्म्स कैंसिल करनी है। 7 7 जा 49, 5 10 जा 50, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 2 2 जा 4। 2 से आप इसे कैंसिल कर दीजिए। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। 2 से ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, यानी हमारे पास यहां से 9 बचा है और यहां से 13 इंटू 17 इंटू 7। ओके, अब आप चाहें तो इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 13 7 जा 91 इंटू 70, 1547। So required answer will be 9 upon 1547, which is required answer. Now next question. Show that the statement, if x is a real number such that x cube plus 4x is equal to 0, then x is equal to 0 is true by method of contradiction और method of contrapositive. बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक ही स्टेटमेंट को 2 तरह से प्रूव करना है, प्रूव बताना है हमें। सबसे पहले हम बताते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन क्या होता है कि हम ये मान के चल पड़ते हैं गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है, लास्ट में कुछ ऐसी कैलकुलेशन आ जाएंगी जो कभी भी ट्रू नहीं हो सकती। इट मीन्स आवर जो एजम्पशन थी वो रॉन्ग हो जाएगी और स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी बाय मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से प्रूव करने के लिए लेट P इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है x इज द रियल नंबर सच दैट x क्यूब प्लस 4x इज इक्वल टू 0 तो है, लेकिन x की वैल्यू 0 नहीं है। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से प्रूव करने के लिए हमने ये मान लिया कि x की वैल्यू 0 नहीं है। यहां से x को कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, आइदर x इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। प्लस के नंबर राइट साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाते हैं, लेकिन आप एक बात बताइए,
x अगर एक रियल नंबर है तो क्या उसका स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? कभी भी नहीं, इम्पॉसिबल। इट मीन्स x को क्या होना पड़ेगा? 0। लेकिन ये क्या आ गई? कंट्राडिक्शन आ गई। विच इज कंट्राडिक्शन, क्योंकि हम तो ये मान के चले थे कि x की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती, और x की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो मान लिया था वो गलत है। इट मीन्स P इज ट्रू। तो ये था मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, अंडरस्टैंड। अब हम इसी स्टेटमेंट को बाय मेथड ऑफ कंट्रापोजिटिव प्रूव करने वाले हैं। मेथड ऑफ कंट्रापोजिटिव में मेथड ऑफ कंट्रापोजिटिव प्रूव करने के लिए आपको कंट्रापोजिटिव का मतलब पता होना चाहिए। कंट्रापोजिटिव में सबसे पहले ये जो गिवन स्टेटमेंट है, हमने इस पोर्शन को क्यू मानना है और इस पोर्शन को आर। और कंट्रापोजिटिव का मतलब होता है कि हम नेगेशन आर लेके चल पड़े और आंसर ले आए नेगेशन क्यू। अब नेगेशन आर का मतलब है x 0 नहीं है, और नेगेशन क्यू का क्या मतलब है कि ये वाला नंबर x³ + 4x ये भी 0 नहीं आएगा। अंडरस्टैंड। अब देखिए, हमने नेगेशन r लिया, यानी x 0 नहीं है। अपनी तरफ से हम एक नंबर मान लेते हैं, कंसीडर ए नंबर x² + 4, और ये कैसा नंबर है? जो नॉन जीरो है। किसी भी नंबर के स्क्वायर में अगर आप 4 को ऐड करेंगे तो वो वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, नॉट इक्वल टू 0। नाउ वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो नंबर्स विल बी नॉन जीरो। अगर आप दो नॉन जीरो नंबर लेंगे और उनकी प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी कैसी आएगी? नॉन जीरो आएगी। यानी इस नंबर की और इस नंबर की प्रोडक्ट नॉन जीरो होनी चाहिए। x की मल्टीप्लाई जब आप इस ब्रैकेट में करेंगे तो ये बनेगा x³ + 4x नॉट इक्वल टू 0। हाँ जी, क्या ये वैल्यू नेगेशन क्यों नहीं है? दिस इज इक्वल टू नेगेशन क्यू। अंडरस्टैंड। हम नेगेशन आर लेके चले और आंसर ले आए नेगेशन क्यू। इसका मतलब ये है हमने इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव कर दिया बाय मेथड ऑफ कंट्रापोजिटिव। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ P and F आर इवेंट सच दैट PE की वैल्यू PF की वैल्यू और P of E and F, एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। हमें वैल्यू बतानी है PE और F की, यानी यूनियन की, और P of नॉट E एंड नॉट F। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। P of E यूनियन F या A यूनियन B, इसका क्या रूल होता है? PE + PF - E इंटरसेक्शन F। PE की वैल्यू 1/4, PF की वैल्यू 1/2 और इंटरसेक्शन F की वैल्यू 1/8। 4, 2 और 8 का एलसीएम 8 आ जाएगा। 4 2 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2। 2 से डिवाइड किया 4, 4 1 ज़ा 4, 8 1 ज़ा 8, 1, 4 + 2 6 - 1 5।
इसलिए फर्स्ट पार्ट का आंसर तो 5/8 आ गया। और सेकंड पार्ट के आंसर के लिए देखिए, नोट ई एंड नोट एफ का क्या मतलब है। नोट ई का मतलब ये, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, नोट एफ का मतलब एफ बार, ये वैल्यू। इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना है, ये जो बार है आप इसे कंप्लीट स्टेटमेंट के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन जो इंटरसेक्शन है वो चेंज हो जाएगा यूनियन में। और पी ऑफ ई यूनियन एफ बार की वैल्यू होगी 1 माइनस पी ऑफ ई यूनियन एफ। और अभी अभी हम एक वैल्यू कैलकुलेट करके आए हैं फर्स्ट पार्ट में, 5/8 ई यूनियन एफ की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में जो भी आपने कैलकुलेट की वो यहाँ पुट हो जाएगी। 8 1 8 -5 3, तो आंसर विल बी 3/8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4.4 and their variance is 8.24. If 3 of the observations are 1, 2 and 6, find the other 2 observations. हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशंस गिवन है, 2 ऑब्जर्वेशंस फाइंड करनी है, मीन और वेरिएंस दोनों की वैल्यू दे रखी है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं। वेरिएंस का हमारे पास रूल होता है समेशन xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। पहले हम इस रूल को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन इजीली हो जाए। a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये रूल यहां अप्लाई करना है। समेशन xi स्क्वायर माइनस 2xi एक्स बार प्लस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब समेशन और n दोनों को आप ओपन कर देंगे। समेशन xi एक्स बार डिवाइडेड बाय n प्लस एक्स बार स्क्वायर एक कांस्टेंट टर्म है, और जब कांस्टेंट टर्म के ऊपर समेशन लगता है तो वो n टाइम्स हो जाती है, यानी इंटू n और डिवाइडेड बाय n। n से n कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू समेशन xi बाय n यानी सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ये मीन का फॉर्मूला होता है, इसलिए आप इसे लिख सकते हैं समेशन xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 2 एक्स बार लिखा जा सकता है इसे, एक एक्स बार पहले से ही है प्लस एक्स बार स्क्वायर। समेशन xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये टर्म एज इट इज, एक्स बार इंटू एक्स बार क्या होगा, एक्स बार का स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर एज इट इज, माइनस 2x बार के स्क्वायर में से अगर आप प्लस एक्स बार स्क्वायर कर देंगे तो माइनस का एक्स बार स्क्वायर बचेगा। बस वेरिएंस के इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, समेशन xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस एक्स बार का स्क्वायर। इस क्वेश्चन में वेरिएंस के रूल की जगह हम ये वाला रूल, इस रूल की जगह ये रूल अप्लाई करने वाले हैं। ओके, देखिए वेरिएंस की वैल्यू 8.24 गिवन है, और अभी जो आप नया फॉर्मूला बना के लाए हैं यहां पुट करेंगे समेशन xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू 8.24। यहाँ n की वैल्यू 5 है और x बार यानी मीन की वैल्यू 4.4 है। समेशन xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4.4 का स्क्वायर 8.24।
ध्यान से आपको सारी कैलकुलेशंस करनी है। 4.4 का स्क्वायर यानी 44 इंटू 44, 1936, और 2 पॉइंट के बाद जब आप डेसिमल लगाएंगे तो ये बनेगा 19.36 इज इक्वल टू 8.24। माइनस के नंबर राइट साइड जाकर प्लस में चेंज हो जाएंगे, यानी 19.36 में आपको 8.24 ऐड करना है, 27.60। समेशन एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू 27.60। डिवाइड के नंबर दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाते हैं, यानी समेशन एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 138। ओके, और समेशन एक्स आई स्क्वायर का क्या मतलब है? जितनी भी टर्म्स हैं उन सभी के स्क्वायर्स का सम, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 138। एक्स और वाई कहाँ से आ गए? जो हमें दो ऑब्जर्वेशंस फाइंड करनी थी, हमने उन्हें एक्स और वाई मान लिया है। लेट टू ऑब्जर्वेशंस आर एक्स एंड वाई। नाउ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36 होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 1 41। यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 138 माइनस 41 आ जाएगी, यानी 97। इस वैल्यू को आप ध्यान से लिख लीजिए, आप इसे फर्स्ट इक्वेशन भी बना सकते हैं। ओके, अब हमें 5 ऑब्जर्वेशंस का मीन दे रखा है। नाउ मीन इज इक्वल टू 4.4। मीन होता है सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 4.4। अंडरस्टैंड? 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9। डिवाइड वाले नंबर दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगे। 22.0 का मतलब है 22 एक्स प्लस वाई, प्लस का 9 राइट साइड जाकर माइनस का 9 हो जाएगा, और 22 माइनस 9 इज इक्वल टू 30। एक ये इक्वेशन आपके बहुत काम की है। अंडरस्टैंड? इन दोनों इक्वेशंस को आप ध्यान से लिख लीजिए। और x प्लस वाई की वैल्यू 13। ये फर्स्ट इक्वेशन बनाई हमने, ये सेकंड। अब इस सेकंड इक्वेशन में स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, x प्लस वाई का स्क्वेयर इज इक्वल टू 13 का स्क्वेयर। अगेन a प्लस बी का होल स्क्वेयर होता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, और 13 का स्क्वेयर 169। फर्स्ट इक्वेशन का यूज कीजिए, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू 97 प्लस 2xy इज इक्वल टू 169, प्लस का 97 राइट साइड आकर माइनस में चेंज हो जाएगा, और 169 माइनस 97 इज इक्वल टू 72। इस इक्वेशन को आप थर्ड इक्वेशन बना दीजिए। ओके, अब एक स्टेप और है जिसमें आप इस सेकेंड इक्वेशन में से इस थर्ड इक्वेशन को माइनस कर देंगे, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन में से। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें से हमें ये थर्ड इक्वेशन माइनस करनी है, -2xy। लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस होती है और राइट साइड में से राइट साइड, -72। ये फॉर्मूला x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, ओके। और 97 माइनस 72 इज इक्वल टू 25। यहां से x माइनस वाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोथ साइड स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, और 25 का स्क्वायर रूट जब आप लिखेंगे तो वो आएगा +-5। नाउ सोल्विंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने से x और y की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन 2 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, और इक्वेशन 4 में दो वैल्यूज हैं, हम बारी बारी से कैलकुलेट करेंगे। पहले हम +5 से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स 2x, 13 प्लस 5 18। मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएंगे, और 18/2 की वैल्यू 9 आएगी। x की इस वैल्यू 9 को आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। प्लस का 9 राइट साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा, और 13 माइनस 9 की वैल्यू 4, तो y इज इक्वल टू 4। अब सेकेंड इक्वेशन एज इट इज, लेकिन फोर्थ इक्वेशन में -5 यूज करके x और y कैलकुलेट करेंगे, तो देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। y से y कैंसल, x प्लस एक्स 2x, 13 माइनस 5 8। मल्टीप्लाई वाले 2 राइट साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएंगे, और 8/2 की वैल्यू 4 आएगी। और x की वैल्यू 4 को अगर आप किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, y की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो अदर टू ऑब्जर्वेशंस आर 9 and 4। अंडरस्टैंड? नाउ लास्ट क्वेश्चन है डेरिवेटिव फाइंड करने का बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव होता है f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय h। एफ एक्स की जो भी वैल्यू गिवन है वहां से हम f ऑफ x प्लस h की वैल्यू फाइंड करके लाएंगे, इस लिमिट में पुट करेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी और इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। अगर f ऑफ x की वैल्यू x साइन x है, तो f ऑफ x प्लस h की क्या होगी, जहां जहां x है उसे x प्लस h से रिप्लेस कर दीजिए, ओके। और अब ये वैल्यूज यहां यूज करनी है। लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h का मतलब x प्लस h साइन x प्लस h माइनस f ऑफ x का मतलब x साइन x डिवाइडेड बाय h। नाउ यूजिंग साइन a माइनस b। साइन a माइनस b का क्या रूल होता है, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। लिमिट h टेंड्स टू 0, x प्लस h, सॉरी साइन a प्लस b का आप यहां रूल यूज करने वाले हैं, साइन x कोस h प्लस कोस x साइन h। इस साइन x प्लस h की जगह साइन a प्लस b का रूल करने के बाद ये टर्म आ जाएगी, माइनस x साइन x एज इट इज डिवाइडेड बाय h, ओके। अब ध्यान से देखिए, इस x को ये पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है
और इस h को भी ये कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, यानी x sin x cos h, x की मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म से प्लस x की मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म से, x cos x sin h। अंडरस्टैंड? जब ये मल्टीप्लाई h के साथ होगी तब हम ऐसे अलग अलग नहीं लिखेंगे, h के साथ आप ये ब्रैकेट कंप्लीट एज इट इज लिख देंगे। ये ऐसे, ओके। और ये लास्ट वाली टर्म माइनस एक्स साइन एक्स एज इट इज डिवाइडेड बाय h। बस अब आप पहली और आखिरी, फर्स्ट और लास्ट टर्म को ध्यान से देखिए और ये बताइए कि इनमें कौन सी टर्म कॉमन आ रही है। एक्स साइन एक्स यहां भी है, एक्स साइन एक्स यहां भी है, तो आप क्या लिख सकते हैं, एक्स साइन एक्स को कॉमन लिख सकते हैं। यहां से बचा कोस एच और यहां से क्या बचेगा, -1, ओके, डिवाइडेड बाय एच प्लस ये जो सेकेंड टर्म है आप इसे एज इट इज लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय एच। और ये जो थर्ड टर्म है h इंटू साइन एक्स कोस एच, कोस एक्स साइन एच डिवाइडेड बाय h। डिनोमिनेटर वाले h को हमने 3 टर्म्स के नीचे बारी बारी से अलग अलग लिख दिया है। अब ध्यान से देखिए, लास्ट टर्म में h से h कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h की वैल्यू 1 होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस h या कोस h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h, इस लिमिट की वैल्यू 0 होती है। और 0 किसी भी नंबर से जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 ही आएगा, यानी इस लिमिट की वैल्यू 0 प्लस x कोस x एज इट इज, इस लिमिट की वैल्यू 1, मल्टीप्लाई में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। जब आप h की जगह 0 पुट करेंगे तो यहां पर ये साइन h है, h की जगह 0 पुट करने से साइन 0 0 हो जाएगा, यानी इस टर्म की वैल्यू तो 0 है और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। 1 की मल्टीप्लाई साइन x के साथ जब लिखेंगे तो यहां सिर्फ साइन x बचेगा, which is derivative of x sin x using first principle, ओके। और इसी के साथ आपने ये सारा पेपर कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। थैंक यू।